मूवी की शुरुआत 1941 में कुछ युवा थाई लड़कों को सेना में नए भर्ती के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसलिए सभी की तस्वीरें खींची जाती हैं। इसके बाद वे चुपके से घाट पियर की ओर चले जाते हैं, जहां मॉक उनसे कुछ सिक्के लेकर उन्हें एक नाव के अंदर झांकने देता है। वहां वे देखते हैं कि एक सैनिक एक महिला के साथ गलत हरकत कर रहा है, तो उसके साथ ही छिपकर उसे देखने लगते हैं और खुद भी अनुचित व्यवहार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में कप्तान वहां पहुंच जाता है और मॉक के इस छोटे से धंधे पर गुस्से से चिल्लाता है। वह मॉक को सजा के तौर पर कसरत करने के लिए मजबूर करता है और खुद नाव के अंदर जाकर बाकी लोगों को भी डांटता है, लेकिन मॉक और उसका दोस्त ध्यान देने के बजाय कप्तान पर जाल फेंक देते हैं और पूरी टीम वहां से भाग निकलती है। कप्तान भी तेजी दिखाता है और सड़क पर पहले से पहुंचकर उनका रास्ता रोक लेता है। इसके बाद वह उन्हें कई घंटों तक समुद्र किनारे कड़ी कसरत करवाकर सजा देता है। अंत में वे लड़के लहरों के साथ खेलते हुए थकान मिटाने लगते हैं। इसी दौरान मॉक का भाई मैच यह खबर सुनता है कि उसकी प्रेमिका पेन गर्भवती है। ये सुनकर वह बेहद खुश हो जाता है और तुरंत अंगूठी निकालकर उसे शादी के लिए प्रस्ताव देता है। पेन खुशी खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। अचानक एक घबराया हुआ मछुआरा अपनी नाव से कूदकर उनके पास आता है और बताता है कि उसने दुश्मन के जहाजों को आते हुए देखा है। कुछ ही पलों बाद थाई सैन्य अधिकारी जापानी प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हैं ताकि बातचीत की जा सके। डॉक्टर काइडो समझाते हैं कि जापान भारत और चीन की ओर आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए वह थाईलैंड को अपने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करेगा। वह यह भी बताते हैं कि थाई सरकार युद्ध के नुकसान की भरपाई करने और उन्हें जरूरी सामान देने के लिए सहमत हो चुकी है। अंत में काइडो एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें उनका प्रयोगात्मक जैविक हथियार प्रदर्शित किया जाता है। एक आदमी कुछ मिनटों तक दर्द से तड़पता रहता है, फिर अचानक उसका चेहरा डरावने राक्षस जैसा रूप ले लेता है। जापान अपने सहयोगियों के साथ सीधी लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर थाईलैंड ने साथ नहीं दिया तो वह इस हथियार का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। थाई कमांडर आखिरकार जापान को अपना सैन्य अड्डा देने के लिए राजी हो जाता है, मगर वह यह भी कहता है कि दिखावे के लिए उसे थोड़ी बहुत प्रतिरोध की कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके बाद सभी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रख दिया जाता है और युवा सैनिकों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश मिलता है, लेकिन मॉक घर जाने का फैसला कर लेता है। कुछ समय बाद कप्तान मॉक के घर पहुंचता है और उसकी मां टार्न को बताता है कि हर सैनिक को तुरंत ड्यूटी पर लौटना होगा। टार्न पहले ही युद्ध में अपने पति को खो चुकी है और अब अपने बच्चों को खोने का जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए वह कप्तान से बहस करके उसे रोकने की कोशिश करती है ताकि इसी दौरान मॉक पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल सके। जंगल की ओर जाते हुए मॉक की मुलाकात मेच से हो जाती है। मेच उसे डरपोक कहकर ताना मारता है और याद दिलाता है कि वह हमेशा अपनी परेशानियों से भागता रहा है। मॉक व्यंग्य करते हुए उसे सलाम करता है और कहता है कि वह यहाँ रुककर मरने वाला नहीं है। साथ ही यह भी दोहराता है कि वह कभी परिवार के बाकी लोगों की तरह सैनिक बनना नहीं चाहता था। जब मेच उसे बताता है कि वह जल्द ही चाचा बनने वाला है तो मॉक उसे साथ भाग जाने का सुझाव देता है, लेकिन मेच मना कर देता है क्योंकि वह अपने प्रियजनों की रक्षा करना चाहता है। मेच के जाने के बाद मॉक अपने अंदर चल रहे संघर्ष से जूझता रहता है। उधर समुद्र तट पर थाई सैनिकों पर जापानी सेना बेरहमी से हमला कर रही होती है। चारों तरफ सैनिक गिरते जा रहे हैं और किसी पर भी दया नहीं दिखाई जा रही, जिससे समुद्र का पानी खून से लाल होता जा रहा है। आखिरकार मॉक वापस लौट आता है और तेजी से अपने साथियों के साथ जा मिलता है, जो डर के मारे छिपने की कोशिश कर रहे होते हैं। कप्तान जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल एक गोली उसे लगती है और उसकी मौत हो जाती है। जब लड़ाई की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगती है तो मॉल अपने साथियों को वहां से भाग निकलने के लिए राजी कर लेता है। उसी दौरान पास ही एक जापानी बक्सा समुद्र किनारे बहकर आ जाता है। अचानक वह बक्सा अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलकर रेंगने लगता है। कुछ समय बाद जंगल के अंदर युवा सैनिक लगातार भागते रहते हैं, लेकिन पेड़ों के बीच कोई तेजी से इधर उधर घूम रहा होता है। वह एक एक करके सैनिकों पर झपटता है और उन्हें मार देता है। काफी देर तक भागने के बाद मॉक को एहसास होता है कि अब वह अकेला ही बचा है। मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भागते भागते उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है और वह धीरे धीरे उसमें धंसने लगता है। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर पानी के नीचे चला जाता है। तभी अचानक एक सैनिक पानी के अंदर हाथ डालकर उसे बाहर खींच लेता है। गहरी सांस लेने के बाद मॉक ऊपर देखता है और डर से सन्न रह जाता है, क्योंकि जिसने उसकी जान बचाई होती है वह एक ज़ॉम्बी निकलता है। इतना ही नहीं, उसके बाकी साथी भी दलदल के चारों ओर खड़े दिखाई देते हैं और तब उसे समझ आता है कि वे सभी अब ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। दूसरी तरफ एक कार्यालय में थाई सैन्य अधिकारी और काइडो ताजा खबर सुन रहे होते हैं, जिसमें पुष्टि होती है कि थाई सरकार ने युद्ध विराम की मांग की है और अब जापान के साथ बातचीत जारी है। कुछ ही देर बाद एक गश्ती दल जंगल में पहुंचता है, जहां उन्हें बेल से लटकती हुई हड्डियां दिखाई देती हैं।
अचानक वह बेल हिलने लगती है और उसकी आवाज आसपास छिपे जॉम्बियों को सतर्क कर देती है, जो तुरंत हमला करने के लिए बाहर आ जाते हैं। गश्ती दल तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे कई जॉम्बी जमीन पर गिर जाते हैं। कई मिनट तक लगातार अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद जब सैनिक शवों को उठाने की कोशिश करते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ कोई भी जॉम्बी मौजूद नहीं है। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके नेता के सिर का आधा हिस्सा गायब है और एक जॉम्बी उसी पर झुककर उसे खा रहा होता है। बाकी बचे जॉम्बी भी जल्द ही वापस आ जाते हैं और अचानक हमला करके सैनिकों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उधर सैन्य अड्डे पर एक महिला अपने लापता पति को बेचैनी से तलाश रही होती है। वहीं पेन एक नर्स के रूप में ड्यूटी कर रही होती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है कि खोजी दल जल्द ही सभी लोगों को ढूंढ निकालेंगे। इसी बीच रेडियो पर घोषणा होती है कि बातचीत सफल रही है और अब जापान और थाईलैंड दोस्त बन चुके हैं, इसलिए नागरिकों से अपील की जाती है कि वे जापानी सैनिकों का सहयोग करें। कुछ समय बाद मेज अपने भाई को ढूंढने के इरादे से जंगल में पहुंचता है, लेकिन वहां उसे केवल बिखरे हुए शवों के टुकड़े और बुझती हुई आग के निशान मिलते हैं। अचानक उसे किसी आवाज का आभास होता है और वह उस दिशा में बढ़ता हुआ एक गड्ढे तक पहुंचता है जिसमें नुकीले भाले लगे होते हैं। नीचे झांकने पर उसे एक सैनिक दिखाई देता है। मेज तुरंत एक पेड़ से रस्सी बांधता है और उस गड्ढे में उतरकर उस आदमी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन पास पहुंचते ही वह डर से सिहर उठता है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बिना चेहरे वाला एक जॉम्बी निकलता है। वह जॉम्बी तुरंत उस पर झपट पड़ता है तो मेज खुद को बचाने के लिए एक नुकीला भाला उठा लेता है। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद मेज उस जॉम्बी को पीछे धकेल देता है और उसके सिर में भाला घोंप देता है। इसके बावजूद जॉम्बी हरकत करना बंद नहीं करता। तब मेज रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है, मगर जॉम्बी उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिससे उसकी जेब घड़ी हाथ से छूटकर गिर जाती है। गिरते समय मेज बुझती हुई आग के पास पड़ा एक जलता हुआ भाला पकड़ लेता है। उस भाले से उठी चिंगारियां तुरंत जॉम्बी को आग की लपटों में घेर लेती हैं और आखिरकार वह मर जाता है। हालांकि उसी चिंगारी की वजह से मेज की एक आंख भी घायल हो जाती है। दूसरी ओर समुद्र तट पर मॉक होश में आता है और खुद को कई जॉम्बियों और नोचे खाए गए शवों के बीच घिरा हुआ पाता है। एक तितली को देखते हुए वह जंगल में हुई घटनाओं को याद करने लगता है। तभी सच्चाई सामने आती है कि मॉक को भी काट लिया गया था और वह खुद भी अब एक जॉम्बी बन चुका है। दूसरे जॉम्बी दावत मनाने लगते हैं और एक महिला के शरीर से उसके अंग बेरहमी से निकाल दिए जाते हैं, जबकि मॉक एक छोटी लड़की पर झपट पड़ता है। वर्तमान समय में मच गुस्से और निराशा में चिल्लाता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि वह खुद एक राक्षस बन चुका है। जब मेज बेस पर वापस पहुंचता है तो वह अपने अधिकारियों को बताता है कि उसने जंगल में क्या देखा। उधर कायदो के पास अब खाली डिब्बा होता है और वह घबराकर मेज से उस जगह की जानकारी मांगता है। इसके बाद कायदो पुराने शोध की समीक्षा करने के लिए कुछ वीडियो चलाता है। उसका बनाया हुआ जैविक हथियार एक वायरस माना जाता है, जिसे 2 अलग अलग जानवरों के समूहों पर परीक्षण किया गया था। पहले समूह के जो जीवित बचे उनमें असाधारण ताकत, अत्यधिक आक्रामकता और लड़ाई में कुशल व्यवहार देखा गया। उनके अंदर इंसानों का मांस खाने जैसी प्रवृत्ति के संकेत भी पाए गए, लेकिन दूसरे समूह के बचे हुए जानवरों ने हमला नहीं किया। हालांकि वे पहले समूह की तुलना में ज्यादा तेज और ताकतवर थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उनमें अपने व्यवहार पर कुछ हद तक नियंत्रण मौजूद था। जंगल में मॉक जमीन पर पड़े शरीर के टुकड़ों को देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। पास ही एक गड्ढे के किनारे उसे अपने भाई की घड़ी मिलती है, जिसे वह उठा लेता है। उस घड़ी के अंदर अपने माता पिता की तस्वीर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में उसका रोना भयानक गर्जना में बदल जाता है और आसपास मौजूद बाकी जॉम्बी भी उसी तरह जोर से दहाड़ने लगते हैं। मेडिकल टेंट्स के अंदर मेज घायलों की जांच करता है और अपने भाई को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं नहीं पाता। तभी एक जीवित बचा व्यक्ति उसकी बात सुन लेता है और उसे बताता है कि उसने मॉक को कुछ समय पहले देखा था। मेज तुरंत जानना चाहता है कि वह कहाँ था, लेकिन उससे पहले ही उसका कमांडर उससे एक मीटिंग में बुला लेता है और उसकी पूछताछ अधूरी रह जाती है। मुख्य टेंट के अंदर एक जापानी सैनिक को डिब्बा खो देने के लिए कड़ी फटकार लगाई जाती है। अपनी इस गलती और शर्म को सहन न कर पाने के कारण वह अंत में चाकू उठाकर खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। जब कमांडर और मेच वहां पहुंचते हैं तो कायदो उन्हें बताता है कि उसका बनाया हुआ जैविक हथियार डिब्बे से बाहर निकल चुका है और अब वह दूसरे लोगों को भी ज़ॉम्बी में बदलने की क्षमता रखता है। यह सुनकर कमांडर तुरंत इसकी रिपोर्ट करने की बात करता है, लेकिन कैप्टन नाकामुरा उसे ऐसा करने से रोक देता है। वह समझाता है कि उसके पास इस स्थिति को संभालने की एक योजना है, जिससे मामला गुप्त भी रहेगा। इसके बाद वह थाई सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का एक आधिकारिक दस्तावेज दिखाता है, जिसके कारण मेच और उसका कमांडर मजबूर होकर उस विशेष टास्क फोर्स में शामिल हो जाते हैं, जिसका उद्देश्य सभी ज़ॉम्बी को जिंदा पकड़ना है। उधर जंगल में मॉक बाकी
बाकी जॉम्बियों को जमीन पर पड़े किसी भी शव को खाते हुए देख रहा होता है। उसे अचानक वह पल याद आता है जब उसने एक लड़की का पीछा किया था और बिना किसी दया के उसे खा लिया था, जिससे उसके अंदर गहरा पछतावा पैदा हो जाता है। गिल्ट से भरा मॉक एक बंदूक उठाता है और खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय उसका शरीर अचानक गर्म होने लगता है और उससे एक अजीब तरह का तरल पदार्थ निकलने लगता है, जिससे उसके हाथों में आग लग जाती है। पूरा शरीर जलने से पहले ही एक दूसरा जॉम्बी उसे धक्का देकर कीचड़ में गिरा देता है ताकि आग बुझ सके और फिर उसके पूरे शरीर को कीचड़ से ढक देता है। इसी दौरान कायदो अपने शोध का अध्ययन जारी रखता है। उसे पता चलता है कि जब वायरस की ज्यादा मात्रा दी गई तो उसका असर सकारात्मक रूप से दिखाई दिया। शोध में यह भी सामने आया कि जब नमूने बहुत ज्यादा तनाव या भावनात्मक स्थिति में होते थे तो उनके शरीर में खुद ब खुद आग लगने की घटना हो सकती थी। इस जानकारी से कायदो को समझ में आ जाता है कि जॉम्बियों की सबसे बड़ी कमजोरी आग है। जब इस वायरस को इंसानों पर आजमाया गया तो उसमें समय के साथ बदलाव आने लगा और वह विकसित होने लगा। कुछ घंटों बाद मॉक एक गुफा के अंदर होश में आता है, जहाँ बाकी जॉम्बी भी अपनी नींद से जाग रहे होते हैं। उनका झुंड का नेता नो खाने के लिए एक जानवर लेकर आता है। भूख से परेशान सभी जॉम्बी उस पर जोर जोर से दहाड़ने लगते हैं, लेकिन नो उनसे भी ज्यादा तेज आवाज में गरजता है और अपने दबदबे से उन्हें शांत कर देता है, जिससे वे उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। नो के वहाँ से चले जाने के बाद बाकी जॉम्बी उस जानवर पर टूट पड़ते हैं और उसे खाने लगते हैं। मॉक नो का पीछा करता हुआ उसे खोजता है और गुफा के एक कोने में उसे पाता है। नो वहाँ रो रहा होता है और अपनी पत्नी की तस्वीरों को देख रहा होता है, साथ ही उस कविता को भी जो उसकी पत्नी ने उसके लिए लिखी थी। यह दृश्य मॉक को भी भावुक कर देता है और वह फिर से अपने माता पिता की तस्वीर को याद करने लगता है। उसे वह दिन याद आता है जब कैप्टन उसके घर आया था और मेज को भर्ती करने आया था। उस समय मॉक खुश था क्योंकि उसे लगता था कि अब उसका भाई चला जाएगा और उसका बिस्तर उसे मिल जाएगा। इसी खुशी में उसने एक अश्लील गाना भी गाया था, जिसमें उसने मजाक में कहा था कि मेच युद्ध में मारा जाएगा, जिसे बाकी लोगों ने अपमानजनक माना था। वर्तमान समय में मच रो पड़ता है और नो की दहाड़ में उसे वही गहरी उदासी महसूस होती है। जब नो गुफा से बाहर जाता है तो मॉक उसका पीछा करता है और उसे पानी के पास कुछ तस्वीरें मिलती हैं। नो नदी के अंदर खड़ा होता है और खाली नजरों से आगे देख रहा होता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी के भ्रम को देख रहा होता है। उसकी पत्नी उससे प्रेम भरे शब्द कहती है और वही कविता दोहराती है, जिससे नो गहरे दुख और मानसिक तनाव में चला जाता है। गुस्से और दर्द में चीखने के बाद नो का शरीर धीरे धीरे राख में बदल जाता है और वह राख पास के एक पौधे पर गिरती है, जिससे वह पौधा खिल उठता है। इधर बाकी जॉम्बी एक बड़े जानवर को खा रहे होते हैं, लेकिन उनकी भूख फिर भी शांत नहीं होती। उन्हीं में से एक जॉम्बी किसी तरह बोलने लगता है और अपने साथियों से कहता है कि जापान ने उन्हें इस हालत में बदला है। वह सुझाव देता है कि उन्हें बदला लेने के लिए इंसानों को ही खाना चाहिए। जंगल में टास्क फोर्स को एक भयानक नरसंहार के निशान मिलते हैं। चारों तरफ खून, मांस और शरीर के अंग बिखरे पड़े होते हैं, जिससे वे उस तबाही के रास्ते का पीछा करते हैं ताकि जॉम्बियों तक पहुंच सके। जब वे पास से किसी आवाज को सुनते हैं तो नाकामुरा अपनी टीम को छिपने का आदेश देता है। इसके बाद वह एक चाकू निकालकर थोड़ा खून फैलाता है। खून की गंध से एक जॉम्बी तुरंत आकर्षित होकर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, एक सैनिक उसे भाले से मारकर पकड़ लेता है। बेस पर उस पकड़े गए जॉम्बी को एक पिंजरे में रखा जाता है। सैनिक उस पर गर्म पानी डालते हैं, जिससे मेच इसे यातना मानकर विरोध करता है। मेच का मानना है कि इस प्राणी को मार देना बेहतर होगा, लेकिन कायदो का कहना है कि सभी जॉम्बियों को जिंदा पकड़कर उनका अध्ययन करना जरूरी है। उसी समय जॉम्बी अपने शरीर में घुसे हुए हार्पून को निकाल देता है और पिंजरे की सलाखों को हिलाने लगता है। इस पर एक सैनिक उसे कई गोलियां मारता है, लेकिन जॉम्बी बेहद दर्द में होने के बावजूद मरता नहीं है। इसके बाद वहाँ एक आम नागरिक को लाया जाता है। जॉम्बी उसे देखते ही पहचान लेता है कि वह उसका पिता है। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। पिता गुस्से में पूछता है कि उसके बेटे के साथ क्या किया गया है। इसी दौरान नाकामुरा अचानक पिता के सिर में चाकू घोंप देता है, जिससे जॉम्बी पूरी तरह टूट जाता है। मेच तुरंत मानसिक संतुलन खो देता है, इसलिए उसका कमांडर उसे वहाँ से खींचकर ले जाता है और याद दिलाता है कि अब उनके पास कोई अधिकार नहीं बचा है। इसके बाद नाकामुरा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जॉम्बी पर जहरीली गैस छोड़ी जाए, जबकि वह लगातार रोता हुआ अपने पिता की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। गुस्से में भरा मेच नाकामुरा पर झपटता है और उसे घूंसा मार देता है, लेकिन कमांडर फिर से उसे पीछे खींच लेता है। नाकामुरा अपनी तलवार उन दोनों की ओर तान देता है और कमांडर से अपने लोगों को संभालने के लिए कहता है। कमांडर मजबूरी में मेच को बताता है कि उसे मिशन से हटा दिया गया है और अब उसे वापस घर जाना होगा। इसी बीच जॉम्बी किसी तरह पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आता है। सैनिक हैरानी से देखते रह जाते हैं जब वह अपने ही पिता को खाने लगता है। उधर मॉक जब वापस गुफा में पहुंचता है तो वह देखता है कि बाकी जॉम्बी अपने पुराने जीवन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। वे बताते हैं कि उनके भी कभी सपने हुआ करते थे, लेकिन सेना में शामिल होने के
बाद उन्हें सब छोड़ना पड़ा। उनमें से एक स्वीकार करता है कि वह गाना गाना चाहता था, इसलिए वह एक गीत सुनाता है और धीरे धीरे बाकी सभी भी उसके साथ गाने लगते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनमें से एक गायब है, इसलिए वे उसे खोजने का फैसला करते हैं। पास के एक गाँव में स्थानीय लोग बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए एक विशेष अनुष्ठान कर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बी उस गाँव को घेर लेते हैं और वहाँ के लोगों पर हमला कर देते हैं। एक माँ और उसकी बेटी हैरान होकर देखती है कि उनमें से एक राक्षस उनका अपना पति और पिता है। इसी बीच पेन अपनी साइकिल से घर लौट रही होती है, लेकिन उसे लाइट ठीक करने के लिए रुकना पड़ता है। अचानक उसे कोई चलते हुए दिखता है और वह डरकर चीख उठती है क्योंकि वह सिर्फ 2 टांगे होती हैं। घर पर टार्न अपने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रही होती है। उसे नहीं पता कि मॉक घर के पास पहुंच चुका है। जब दीवार से एक तस्वीर गिरती है तो वह इसे अशुभ संकेत मानकर खिड़की बंद कर देती है। इसके बाद वह बाहर जाकर धूम्रपान करने लगती है। तभी अचानक मेच उसे चौंका देता है और उसे अंदर रहने के लिए कहता है। वह यह भी बताता है कि उसका भाई संभवतः अभी भी जिंदा हो सकता है। यह सुनकर टार्न खुश होकर मेच को धन्यवाद देती है और उसे गले लगा लेती है। यह सारी बात मॉक छिपकर सुन लेता है और यह समझकर टूट जाता है कि वह कभी भी उनसे दोबारा नहीं मिल पाएगा, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। उसी समय पेन वहाँ पहुँचती है और जो उसने देखा होता है वह सब बता देती है। मेच तुरंत एक बंदूक निकालकर टार्न को दे देता है और उसे चेतावनी देता है कि किसी भी अजीब चीज को गोली मार दे और अगर वह फिर भी हिले तो उसे आग लगा दे। जंगल के अंदर साधु पर्दे के पीछे ध्यान कर रहा होता है। एक ज़ॉम्बी उसके पास आने की कोशिश करता है और साधु उसे पहचान लेता है कि वह उसका बेटा है। वह तुरंत प्रार्थना करने लगता है और ज़ॉम्बी भी उसके सामने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। पास ही एक ज़ॉम्बी एक माँ और उसकी बेटी का पीछा कर रहा होता है। जब लड़की गिर जाती है तो ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन वह अचानक रुक जाता है क्योंकि वह उसे अपनी बेटी के रूप में पहचान लेता है। इसी समय कमांडर और उसका दायां हाथ वहां पहुंच जाते हैं। एक सैनिक गोली चलाने की तैयारी करता है, लेकिन कमांडर उसे रोक देता है। ज़ॉम्बी अपनी बेटी का नाम लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लड़की उसके चेहरे को छूती है और रोने लगती है क्योंकि उसका पिता घायल अवस्था में होता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसके सिर को छूने वाला होता है, टास्क फोर्स वहां पहुंच जाती है। माँ जल्दी से अपनी बेटी को खींचकर दूर ले जाती है, लेकिन सैनिकों द्वारा चलाए गए हार्पून का निशाना चूक जाता है और गलती से महिला और बच्ची दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद बाकी ज़ॉम्बी भी वहां आ जाते हैं और सैनिक उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। कमांडर उन्हें अपने ही लोग पहचान लेता है और उनके लिए लड़ने का फैसला करता है, इसलिए वह जापानी सैनिकों पर गोली चलाने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसका दायां हाथ तुरंत मारा जाता है। कुछ ही देर बाद कमांडर भी गोली लगने से घायल हो जाता है। मरने से पहले वह मॉक को ज़ॉम्बियों के बीच देखता है और उसे भाग जाने के लिए कहता है। मॉक कमांडर का शव पकड़कर उसके लिए रोने लगता है। इसी समय मैच वहां पहुंचता है और देखता है कि ज़ॉम्बी टास्क फोर्स को खा रहे हैं। एक जीव उसे दिखता है जो एक सैनिक की पूरी छाती की हड्डियां बाहर निकाल रहा होता है। फिर उसकी नजर मॉक पर पड़ती है जो अब पूरी तरह एक राक्षस बन चुका है, इसलिए वह उसकी ओर गोली चला देता है और उसे कंधे में घायल कर देता है। मॉक अपने भाई का नाम लेते हुए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मेच उस पर फिर से गोली चला देता है। बेबस मॉक लगातार रहम की गुहार लगाता रहता है, लेकिन मेच तीसरी बार गोली चला देता है, जिससे उसका भाई चट्टान से नीचे गिर जाता है। यह देखकर मेच भी नीचे गिरता है और गहरे दुख में चिल्लाने लगता है। अपने किए पर भारी अपराध बोध महसूस करता है। कुछ ही क्षणों बाद मॉक फिर से वापस आता है और उस पर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद मेच होश में आता है और उसे एहसास होता है कि वह भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। बेस पर कायदो नाकामुरा जूनियर को समझाता है कि उसके पिता का ज़ॉम्बियों को जिंदा रखने का विचार बहुत खतरनाक है। वह एक वीडियो दिखाता है जिसमें ज़ॉम्बी की राख का प्रकृति पर असर बताया गया है। यह देखकर नाकामुरा जूनियर कायदो पर देशद्रोह का आरोप लगाता है। कायदो जवाब देता है कि वह देशद्रोही कहलाना पसंद करेगा, लेकिन ज़ॉम्बियों को और लोगों को मारने नहीं देगा। सुबह होते ही बचे हुए सभी नागरिकों को, जिनमें पेन, टार्न और साधु भी शामिल होते हैं, एक सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया जाता है। जापानी सैनिक उन युवा थाई सैनिकों की तस्वीरें लेकर आते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने उनके शव पाए हैं, जिन्हें पहचानना जरूरी है। तस्वीरें देखते ही सभी नागरिक टूट जाते हैं क्योंकि बोर्ड पर उन्हें अपने बेटों के चेहरे दिखाई देते हैं। इसके बाद जब एक ज़ॉम्बी को डिब्बे में बंद किया जाता है तो नाकामुरा एक थाई कमांडर को बताता है कि सभी नागरिकों को खत्म करना होगा क्योंकि कोई गवाह नहीं रहना चाहिए। वह कहता है कि आधिकारिक कहानी में उन्हें युद्ध का शिकार दिखाया जाएगा। कमांडर इस फैसले का विरोध करता है, लेकिन नाकामुरा खुलासा करता है कि दोनों सरकारें पहले ही इस पर सहमत हो चुकी हैं। गुफा के अंदर मॉक कुछ ज़ॉम्बियों को एक व्यक्ति को खाते हुए देखता है जिसे वह अपना पुराना दोस्त पहचान लेता है। वह उन पर चिल्लाता है जिससे ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान मेच देखता है कि उसका भाई मुश्किल में है, इसलिए वह उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। अब उसमें अद्भुत ताकत आ चुकी होती है जिससे वह पूरी ज़ॉम्बी टोली को आसानी से हरा देता है। वह गुस्से में
में दहाड़ता है, जिससे बाकी जॉम्बी डरकर उसके सामने झुक जाते हैं। उसी समय एक और जॉम्बी गुफा के अंदर प्रवेश करता है। वह बताता है कि उसे पकड़ लिया गया था और उसके साथ यातनाएं की गई, लेकिन किसी तरह वह वहां से भागने में सफल हो गया। वह यह भी जानकारी देता है कि उनके माता पिता को जल्द ही मौत की सजा दी जाने वाली है। मॉक को लगता है कि यह सब उन्हें बाहर निकालने के लिए एक जाल हो सकता है, लेकिन मेच अपने परिवार को छोड़ने से इनकार कर देता है और फिर से अपने भाई को कायर कहता है। जंगल में एक सैनिक नागरिकों को प्रार्थना के बहाने रास्ता दिखा रहा होता है, जबकि नाकामुरा और उसके सैनिक छिपकर उन पर नजर रखे होते हैं। नाकामुरा जूनियर अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया जाता है। कुछ ही देर बाद जॉम्बी वहां पहुंच जाते हैं और जब नागरिक अपने बेटों की हालत देखते हैं तो पूरी तरह टूट जाते हैं। इसके बाद नाकामुरा अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश देता है, जिससे नागरिकों की हत्या शुरू हो जाती है। एक एक करके सभी जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। जॉम्बी अपने मरते हुए रिश्तेदारों को पकड़कर रोते हुए शोक में डूब जाते हैं। मॉक अपनी माँ को पकड़ लेता है, जबकि मेच पेन के लिए रोता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद मेच अपनी प्रेमिका को काट देता है ताकि वह जॉम्बी बनकर जीवित रह सके। उसी समय नाकामुरा एक बटन दबाता है, जिससे पत्तों के ढेर के नीचे छिपा हुआ एक पिंजरा ऊपर आकर सभी जॉम्बियों को फंसा लेता है। एक सैनिक जब ताला बंद कर रहा होता है, तभी मेच अपनी माँ को भी काट देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और वह जॉम्बी में परिवर्तित नहीं होती। एक अन्य जॉम्बी उस सैनिक को काट लेता है जो ताला लगा रहा था, जिससे वह भागकर अपनी टीम के पास पहुंचता है। कुछ ही मिनटों में वह सैनिक भी जॉम्बी में बदल जाता है और बाकी टास्क फोर्स पर हमला करने लगता है। नाकामुरा तुरंत अपनी तलवार निकालकर उसका गला काट देता है और उसे रोक देता है। जॉम्बी गुस्से में पिंजरे को हिलाते रहते हैं और मेज की ताकत की वजह से ताला टूट जाता है। इसके बाद सभी जॉम्बी बाहर निकलकर टास्क फोर्स पर हमला कर देते हैं और कई जापानी सैनिक काटे जाने के बाद नए जॉम्बी बन जाते हैं। यह देखकर नाकामुरा घबरा जाता है और 2 ग्रेनेड फेंक देता है। इस धमाके में कुछ जॉम्बी मर जाते हैं, लेकिन अधिकतर वहां से भाग जाते हैं। जंगल में पेन धीरे धीरे अपनी जॉम्बी स्थिति को स्वीकार करने लगती है। मेच एक गिरे हुए सैनिक से तलवार चुरा लेता है और अपनी आंखों में कालेपन के साथ बदला लेने की घोषणा करता है। वह अन्य जॉम्बियों को साथ देने के लिए एक भाषण देता है, लेकिन मॉक चिंतित हो जाता है जब उसका भाई कहता है कि उन्हें और लोगों को जॉम्बी बनाना चाहिए ताकि कोई और इस दर्द से न गुजरे। एक और जॉम्बी शिकायत करता है और कहता है कि उसने धमाके में अपना भाई खो दिया है, इसलिए यह बदला और भी ज्यादा मौतों का कारण बनेगा। मेक उसे सजा देने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन पेन बीच में आकर ढाल बन जाता है और उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। माँ जोर से रोती है, मगर मेक पर कोई असर नहीं पड़ता। वह दूसरे जॉम्बी को मार देता है और कहता है कि उसके पास एक योजना है। अगली सुबह मॉक की आंख खुलती है। वह अपने परिवार के बारे में सोचता है और पिछले कुछ दिनों में हुई सारी अजीब घटनाओं को याद करके भावनाओं से टूट जाता है। तभी उसे अपने परिवार का एक भ्रम दिखाई देता है और उसका शरीर धीरे धीरे राख बनने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे अपने भाई की वह बात याद आती है जिसमें उसने उसे कायर कहा था और कहा था कि वह कभी लड़ता नहीं, वह फिर से ज़ॉम्बी के रूप में बदल जाता है। दूसरी तरफ बेस पर नाकामुरा आता तो अचानक काइडो के टेंट में घुसता है और उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद वह काइडो के सारे नोट्स खंगालता है और पता लगाता है कि ज़ॉम्बी आग से कमजोर होते हैं। फिर वह अपने सैनिकों को फ्लेमथ्रोवर लाने का आदेश देता है। कुछ ही देर बाद नाकामुरा और उसकी टुकड़ी जंगल में कुछ ज़ॉम्बीज का पीछा कर रहे होते हैं। यह पीछा उन्हें एक गुफा तक ले जाता है, जहाँ वे अचानक हजारों जुगनुओं को देखकर हैरान रह जाते हैं। अचानक सभी कीड़े गायब हो जाते हैं और अंधेरे का फायदा उठाकर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। सैनिक तुरंत गोलीबारी शुरू करते हैं, लेकिन गोलियां ज़ॉम्बीज को नहीं रोक पाती और वे आसानी से आगे बढ़कर एक एक करके टास्क फोर्स के सदस्यों को काटने लगते हैं। जैसे ही एक सैनिक फ्लेम थ्रोवर चालू करता है, ज़ॉम्बी पीछे हटने लगते हैं और फिर से पीछा शुरू हो जाता है। टास्क फोर्स को आगे चलकर कुछ ज़ॉम्बी अपने ही एक सैनिक को खाते हुए मिलते हैं। वे तुरंत फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक संकरी जगह में छिपने की कोशिश करते हैं। ज़ॉम्बी उनका पीछा करते रहते हैं और एक एक करके जापानी सैनिक बेरहमी से मारे जाते हैं। केवल नाकामुरा किसी तरह बच निकलता है। वह उस रास्ते से बाहर आता है और भागते भागते एक गड्ढेनुमा पानी में गिर जाता है। जल्दी से वह अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लगा लेता है और दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। जब ज़ॉम्बी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं तो वे उसे देख नहीं पाते और आगे निकल जाते हैं। इसके बाद नाकामुरा बहुत सावधानी से चलने लगता है और अचानक हमला करने की योजना बनाता है, लेकिन तभी एक जुगनू उड़ता हुआ आ जाता है और उसकी मौजूदगी उजागर हो जाती है, जिससे ज़ॉम्बी वापस उसकी ओर आ जाते हैं। नाकामुरा फ्लेमथ्रोवर चलाने की कोशिश करता है, मगर कीचड़ के कारण वह जाम हो चुका होता है। इसी बीच ज़ॉम्बी उसे काटने लगते हैं और नीचे गिरे हुए जापानी सैनिक भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। कुछ ही देर में नाकामुरा भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। उसी समय मॉक वहां पहुंचता है और जमीन पर पड़ा फ्लेमथ्रोवर देख लेता है। जब थाई ज़ॉम्बी गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें
मॉक प्रवेश द्वार पर रोकता हुआ मिलता है। मॉक अपने भाई और साथियों को याद करके रोने लगता है, जिससे मेग की पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। उसकी आंखों की हालत सामान्य हो जाती है और वह मॉक को सलाम करता है। इसके बाद मॉक फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करके सभी को आग के हवाले कर देता है। नाकामुरा और बाकी टास्क फोर्स भी उसी समय गुफा के प्रवेश पर पहुंचते हैं जब उनका परिवर्तन पूरा हो चुका होता है। मेक और उसके साथी तुरंत उन पर टूट पड़ते हैं ताकि आग और फैल जाए और सभी एक साथ खत्म हो जाएं। अपने दोस्तों को आखिरी बार याद करने के बाद मॉक भी उसी आग में कूद जाता है और अपने अंत को स्वीकार कर लेता है।